नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं टीम राजनाथ की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आखिरकार अपनी टीम की घोषणा कर ही दी। भाजपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले मध्य प्रदेश से कुल जमा करीब 2 दर्जन नेताओं को टीम राजनाथ में स्थान भी मिल गया। राजनाथ सिंह ने कुछ नेताओं को घर बैठाया तो कुछ की हाइट एकाएक ही बढ़ा दी। टीम राजनाथ में उमा भारती, प्रभात झा, थावरचंद गहलोत और कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ अनूप मिश्रा को भी स्थान मिल गया। अब प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इन प्रमुख नामों की जमकर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि संसदीय बोर्ड में शिवराज सिंह तो है नहीं, ऐसे में वो सारे नाम टीम राजनाथ की शोभा बढ़ा रहे हैं जिन्हें शिवराज विरोधी कहा जा सकता है। ऐसे में ये नाम आने वाले विधानसभा और आम चुनावों में महती भूमिका निभाएंगे और वो भूमिका क्या होगी, अब बस उसी पर बहस हो रही है। प्रदेश भाजपा में रहे नेताओं के काम करने का तरीका और उनकी वर्तमान संगठन से चल रही अंदरूनी अदावत किसी से छुपी हुई नहीं है। जिन नेताओं की पटरी प्रादेशिक संगठनों से नहीं बैठ पा रही थी, अब वो केंद्रीय नेतृत्व में ओहदे पा गए हैं। ऐसे नामों में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा प्रमुख हैं। इसी के साथ टीम राजनाथ में प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अनूप मिश्रा भी शामिल हैं। वक्त के साथ चलने में माहिर कैलाश विजयवर्गीय को सांसद सुमित्रा महाजन के स्थान पर राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य बतौर लिया गया है। विजयवर्गीय और मिश्रा पहले से साथ साथ हैं और दिल्ली में होने वाली पार्टी की हर एक बात से वाकिफ रहेंगे। कैलाश विजयवर्गीय को मालवा का चाणक्य भी कहा जाता है। ऐसे में ये चर्चा भी की जा रही है कि विजयवर्गीय केवल राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बनकर वो सब कर जाएंगे जो पदों पर बैठे नेता भी नहीं कर पाएंगे। राजनीति के गलियारों में कैलाश विजयवर्गीय का कद यकायक बढ़ जाने की चर्चा है और कहा जा रहा है कि वो इस तरह राजनाथ के तो करीब हो ही रहे हैं, साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपने संबंधों को और अधिक मजबूती दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि टीम राजनाथ में शामिल होने के बाद अब वो मनचाही सीट से भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। साथ ही आम चुनाव में भी उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर चमके बगैर नहीं रह सकती। ऐसे में मंत्री समर्थक बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, जबकि विरोधी धड़ा मंत्री जी के राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश पर मौन धारण किए हुए है। जैसे लगता है समझना चाह रहे हैं कि आखिर कितना दम है कार्य समिति सदस्य में। राजनीति है कि नेताओं से न जाने क्या क्या करवाती है। अब अपने मंत्री जी यानी कैलाश विजयवर्गीय को ही ले लीजिए। खुद के चाहने वाले कार्यकर्ताओं के कारण उन्हें अब कांग्रेसी तक बनना पड़ा। इसमें चौंकाने वाली बात कुछ भी नहीं है। बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर वे नेताजी कैलाश चंद्र बोस बन गए। अब जब से मंत्री जी नेताजी बने हैं तभी से शहर के गलियारों में इन नए नेताजी यानी मंत्री जी की ही चर्चा हो रही। कहा जा रहा है कि नेताजी तो कांग्रेसी थे, ऐसे में ये कैलाश जी आखिर बोस कैसे बन गए। आजाद हिंद फौज के नायक भले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हो, लेकिन हिंद मालवा की फौज के नायक नेताजी कैलाश चंद्र बोस को ही कहा जाता है। हर बार की तरह इस बार भी बजरबट्टू सम्मेलन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने नए कलेवर में नजर आए। मंत्री जी ने इस बार स्वांग तो रचाया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। पिछले कुछ सालों से मंत्री जी कई प्रकार के भेष धारण कर चुके हैं, लेकिन उनका ऑरा ही कुछ ऐसा है कि ना तो विपक्षी दल कांग्रेस उन पर कोई प्रहार कर पाया, न ही किसी आम व्यक्ति ने कभी इतनी हिम्मत जुटाई। लेकिन इस बार मंत्री जी को उन लोगों ने चर्चाओं के माध्यम से विवादित बनाने की असफल कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिन्हें कुछ ज्यादा ही बारीक पीसने की आदत है। बोस को देश का नायक कहा जाता है। उनका कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हर जहन की आवाज आज भी बना हुआ है। लेकिन इस बार मंत्री जी का नेताजी वाला अवतार विपक्षियों को बोलने का मौका दे गया। वे तो नेताजी को अपना बता रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं से यदि इतना ही लगाव है तो हमारी पार्टी में ही आ जाइए। वहीं अब कैलाश चंद्र बोस से नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने नेताजी के पट्टे ये जवाब देते नहीं थकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े नायक थे, न कि कांग्रेस के। अभी यह विवाद शहर के गलियारों में केवल चर्चाओं में है। ऐसे में कुछ लोग दोनों बोसों में एक समानता तो बताते ही हैं, और वो यह है कि दोनों ही अपने दिल की आवाज को पहले सुनते थे और बाद में किसी और की। आखिर नेताओं को इन दिनों गुस्सा क्यों आ रहा है? मौसम में गर्माहट आ रही है और सबसे ज्यादा गर्म वो हो रहे हैं जो 4 साल से
कूल कूल यानी ठंडे पड़े थे। अब चुनाव सिर पर है और नेता नगरी गुस्से में। आखिर इस गुस्से के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? बस इसी बात की चर्चा इन दिनों शहर के गलियारों में जमकर हो रही है। कार्यकर्ता मंत्री हो या फिर अपने विधायक, दोनों के चिड़चिड़ेपन का कारण तलाश रहे हैं। कुछ को जवाब मिल भी गया है, जबकि कुछ अभी भी जवाब की तलाश में ठिठके हुए। अप्रैल माह की दस्तक के साथ ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। इधर सूर्य देवता अपने पूरे तेज में आने के मूड में है, तो शहर के राजनीतिज्ञों का पारा भी उछाल मार रहा है। राजनीति करने वाले शख्सियतों की ये हालत चुनावी साल होने की वजह से खराब हो रही है। मंत्री हो या फिर विधायक, इन दिनों दोनों के करीब रहने वालों की शामत आई हुई है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, नेताओं के निशाने पर अपने ही आ रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि करीबी किसी तरह अपना मुंह बंद किए हुए हैं। राजनीति के गलियारों में नेताओं के गुस्से की बातें उस समय से चर्चा में आई जब स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया ने एक फाग उत्सव में अपने गुस्से का मुजाहिरा पेश कर दिया। बाबा अपने कार्यकर्ता पर ही ऐसे नाराज हुए कि मानो किसी कांग्रेसी ने कोई हरकत कर दी हो। आयोजन 1 नंबरी विधानसभा क्षेत्र में था और बाबा यहाँ अनमने मन से पहुँचे थे। अब जब से बाबा ने अपनों पर गुस्सा दर्ज कराया है, तभी से अन्य नेताओं के गुस्से की कहानियां जग जाहिर हो रही हैं। हर कार्यकर्ता कह रहा है कि पता नहीं क्यों इन दिनों मंत्री बाबा हो या कोई और विधायक, हर कोई जरा सी बात पर गुस्से में आ रहा है। कार्यकर्ता हर समय अब इन जनप्रतिनिधियों के गुस्से के पीछे के कारण को पता करने में जुटा हुआ है। वैसे कुछ कार्यकर्ताओं ने बाबा यानी महेंद्र हार्डिया के गुस्से के पीछे के कारण को तलाश लिया है। कहा जा रहा है कि बाबा शायद इसीलिए गुस्से में है कि वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरना है। बाजार में खबरें तो ढेर सारी हैं, लेकिन बाबा एक भी बात पर अपनी मोहर ना तो लगा रहे हैं, ना ही उन पर कोई चर्चा कर रहे हैं। बाबा कभी 5 नंबर में दिखाई देते हैं तो कभी 2 नंबर पहुंच जाते हैं, कभी 3 नंबर तो कभी 1 नंबरी फाग में मुंह पर गुलाल उड़ाए जाने से इतने खफा हो जाते हैं कि उसकी चर्चा दिनों दिनों तक की जा रही है। वैसे जो हाल बाबा के हैं, वही हाल 1 नंबरी विधायक सुदर्शन गुप्ता के हैं। भगत सिंह भी गुस्से में है, लेकिन बस यह अंतर है कि वे अपनों पर गुस्सा कम कर रहे हैं और उस फुल छाप कांग्रेसी पर मन ही मन ज्यादा खफा हो रहे हैं, जो लगातार आयोजन कराकर 1 नंबरी विधायक को परेशान किए हुए हैं। अंततः वह शराब की दुकान हटी गई, जिसके खिलाफ 3 माह से आजाद नगर और उससे लगी कॉलोनियों के रहवासी एकजुट थे। वैसे कलाली हटवाने का श्रेय उस कांग्रेसी पीपी यानी पार्षद पति को जा रहा है, जिन्हें 5 नंबर से विधायकी का सपना सता रहा है। अब जब नए वित्तीय वर्ष में दुकान हटी तो पीपी को ये सार्वजनिक जीत भी खुद की जीत लग रही है। हालांकि ये बात अलग है कि पीपी ने ही ऐसा जाल बुना कि क्या शराब ठेकेदार, क्या भवन मालिक और क्या आबकारी विभाग, सभी ने घुटने टेक दिए। शहर में शराब दुकानों का विरोध होना आम बात है, लेकिन इन्हें हटवाना और उसका श्रेय खुद की झोली में लेना बड़ी ही टेढ़ी खीर माना जाता है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही एक बार फिर शराब की दुकानें शुरू हो गई हैं, जबकि आजाद नगर पुल की शराब की दुकान इस साल नहीं खुल पाई। इस दुकान को हटवाने के लिए क्षेत्रीय रहवासी लगातार 3 माह से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख के शौहर शेख अलीम का दिमाग बताया जा रहा है। आजाद नगर के गलियारों में चर्चा है कि अलीम नेता ही वो शख्स हैं जिसने सबसे पहले रहवासियों को एकत्रित किया और माहौल बनाया। अलीम ने इसके लिए सबसे पहले कलेक्टर आकाश त्रिपाठी की जनसुनवाई का सहारा लिया। माहौल बना तो सही, लेकिन उम्मीद कम ही नजर आई। अलीम ने फिर नगर निगम की ओर से एक नोटिस आबकारी विभाग तो दूसरा नोटिस भवन मालिक को थमवा दिया। इस नोटिस में ये लिखा गया था कि न तो आबकारी विभाग अवैध भवन में शराब की दुकान खुलवा सकता है, बस अलीम की यही कूटनीति काम कर गई और दुकान नहीं खुल सकी। भवन मालिक ने अलीम के इस पैतरे पर ऐसा घुटना टेका कि उसने नए साल के लिए शराब ठेकेदार से नया अनुबंध ही नहीं किया और अलीम अपने वार्ड की दुकान को वार्ड बदर कर पाए। अब अलीम उन नेताओं में शुमार कर गए हैं जो अपने वार्ड में अपनी सल्तनत चलाते हैं और उस काम को तो पूरा कर ही देते हैं जिससे उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सक्रियता का तमगा लग सके। जय हो। और अंत में बात करते हैं मूर्ख दिवस यानी अप्रैल फूल की। शहर के गलियारों में बड़ों को छोड़ दे तो छोटे बच्चों ने इस खास दिन यानी मूर्ख दिवस को भी बड़ी शिद्दत से मनाया। ये बात अलग है कि कुछ लोग पूरे दिन केवल अप्रैल फूल की चर्चा करते रहे, जबकि कुछ छोटी उम्र के लोगों ने एक दूसरे को जमकर अप्रैल फूल बनाया और पूरे दिन हंसी ठिठोली करते रहे।
समय कितना ही क्यों न बदल जाए, परंपराओं पर उसका असर कम ही देखने को मिलता है। अब बात हो रही है 1 अप्रैल यानी मूर्ख दिवस की। शहर भर के गलियारों में मूर्ख दिवस पर भले ही कोई खास आयोजन नहीं किया गया, लेकिन जिसे जहां मौका मिला वहीं उसने अपने परिचित को मूर्ख बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही नहीं, मूर्ख दिवस का सबसे ज्यादा आनंद छोटे छोटे बच्चों ने लिया। वो पूरे दिन अपनों से बड़ों को किसी न किसी बात पर अचानक ही घेरते देखे गए और जब बात पकड़ में आई तो वो ये कहने से भी नहीं चूके कि अप्रैल फूल बनाया। 1 अप्रैल यानी मूर्ख दिवस का सबसे ज्यादा असर मीडिया में देखने को मिला। पूरे दिन मीडिया के गलियारों में उल्टे पुल्टे एसएमएस चलते रहे। कई लोगों ने दूसरे को मूर्ख साबित करने के लिए ऐसे संदेश चलाए कि वो खबर बन जाए और पढ़ने सुनने वाला अप्रैल फूल बन जाए। वैसे मीडिया कर्मी सुबह से बने अप्रैल फूल के माहौल के कारण पूरे दिन केवल परेशान और परेशान ही होते रहे। मीडिया में पूरे दिन यही संदेश चलता रहा कि इंदौर भोपाल में पुलिस कमिश्नरी लागू कर दी गई है और इंदौर में संजीव शमी व भोपाल में अनुराधा शंकर को पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इस तरह के एसएमएस के साथ ही कुछ एसएमएस ऐसे भी चलाए गए जो सच के करीब थे लेकिन सच नहीं थे। ऐसे एसएमएस राजनीति के क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए थे। वैसे बच्चों ने छोटे छोटे गलियारों में कहीं नकली नोट काले धागे से बांध सड़क पर छोड़ राहगीरों को अप्रैल फूल बनाया तो कहीं झूठ मूठ का मातम तक मनाया गया, जिससे हर आने जाने वाले को गमजदा कर उसे मूर्ख बनाया जा सके। इस अनूठे दिवस को पूरे शहर भर में जमकर मनाया गया और जमकर हंसी ठिठोली की गई। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।